जय हिंद। फ्रांस की क्रांति की हम लोग बात कर रहे थे और फ्रांस की क्रांति में दो या कुछ जो रीजन्स थे वो हम लोग समझ चुके थे। एक तो था अपने राजनीतिक, प्रशासनिक या कानूनी जो रीजन्स थे उनको हमने पढ़ लिया था। सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज जो इसके थे उनका भी हमने अध्ययन कर लिया था। और इसका जो सबसे मेन रीजन जो था, या हम लोग कहे तात्कालिक कारण जिसको कहेंगे, हम लोग मेन तो नहीं कहेंगे, हालांकि मेन तो सारे ही थे, पर एक रीजन जो तत्कालिक कारण होता है, तत्कालिक कारण वो होता है जहां से, जिस घटना से किसी घटना की शुरुआत होती है या किसी ऐसी घटना घटित हो जो चिंगारी का काम करती हो, आग लगाने की व्यवस्था सारी हो, लेकिन जो चिंगारी के काम जो घटना करती हो, इस प्रकार की घटना को हम लोग तत्कालिक कारण कहते हैं। इस क्रांति को होने में जो तत्कालिक कारण था वो कहीं ना कहीं आर्थिक कारणों में छिपा हुआ था। जो फ्रांस की कंटेम्परेरी इकोनॉमिक सिचुएशंस जो थी, समकालीन आर्थिक परिस्थितियां जो थी, इस क्रांति को शुरू करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन बिगड़ती हुई आर्थिक स्थितियों को सुधारने का काम लुईस सोल्वे करना चाहता है, करता भी है। कुछ वित्त मंत्री नियुक्त करता है वो, उनके माध्यम से आर्थिक सुधार लागू करने का प्रयास करता है, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं। और जब आर्थिक सुधार नहीं होते हैं तो उसका प्रभाव ये भी पड़ा कि फिर लोग जो थे वो क्रांति शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम इस तत्कालिक कारण में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से वित्त मंत्री जो थे, या जिन्हें हम लोग फिनांस मिनिस्टर कह सकते हैं, वो नियुक्त किए थे। उनके काम अपने को देखने पड़ेंगे। 4 वित्त मंत्री हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा तुर्गो, जो रहा 1774 से लेकर 1776 तक। उसके बाद में तुर्गो को हटा दिया गया और जैक्स नेकर को वित्त मंत्री बनाया गया। इसका समय 1776 से लेकर और 1781 तक रहा। उसके बाद में तीसरा जो था, नेकर को हटाने के बाद में कैलोन, जो 1783 से लेकर 1787 तक रहा। और कैलोन को हटाने के बाद में अगला जो वित्त मंत्री था वो था ब्रीन, जिसे 1787-88 में लगभग 1 साल के लिए इसको वित्त मंत्री बनाया गया था। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन चारों वित्त मंत्री जो थे, इन्होंने कौन कौन से काम किए, किस प्रकार की इनकी योजनाएं थी, वो लागू हुई या नहीं हुई, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुर्गो। तुर्गो एक बहुत अच्छा वित्तीय मामलों का जानकार था। तुर्गो ने व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक सुझाव इसने यह दिया कि हमें मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना पड़ेगा। फ्री ट्रेड पॉलिसी। एक अच्छा, मुक्त व्यापार का मतलब यह होता है कि व्यापार पर किसी प्रकार के प्रतिबंध ना हो। व्यापार पर प्रतिबंध कई प्रकार से लग सकते हैं, जैसे उसमें टैक्सेस वगैरह भी होते हैं, या किसी देशों के साथ में, किन्हीं देशों के साथ में जो व्यापार करना होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो होती है वो कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है। इस प्रकार के प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाने की बात
तुर्को करता है। कुल मिला के एक इसका सुझाव था मुक्त व्यापार की नीति। दूसरा था जो खाद्यान्न व्यापार होता था, इसके ऊपर लगे हुए सारे प्रतिबंधों को हटाने की बात यह कर रहा था। यानी फूड ग्रेन ट्रेड जो था उसके ऊपर लगे हुए जितने भी रेस्ट्रिक्शंस जो थे, इनको हटाने के बाद तुर्को अपने सुझावों में देता है। तीसरा इसका जो प्रस्ताव रहा वो रहा कि गिल्ड सिस्टम जो होता है, जिसे हम लोग श्रेणी व्यवस्था बोलते हैं, इसे खत्म करने की बात कही गई। श्रेणी या गिल्ड का मतलब होता है एक ही प्रकार के व्यापार से जुड़े हुए लोगों का जो समूह होता है, उस समूह को गिल्ड कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेड यूनियंस है एक तरह से, और कई बार ये ट्रेड यूनियंस अपने हिसाब से या किसी भी चीज, किसी भी वस्तु के व्यापार को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकती थी, जो देश के लिए कई बार नुकसानदायक होता है। तो गिल्ड सिस्टम या हम कह सकते हैं कि श्रेणी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इसने कहा। चौथी चीज जो कोरवी थी, हम लोग जिसे बोलते हैं बेगार, बेगार को समाप्त करने की बात इसने कही। हमने पहले भी बात की थी कि किसानों को सड़क वगैरह का जब निर्माण होता था उस समय फ्री में काम करना होता था, जिसे हम लोग बेगार कहते हैं, यहां पर कोरवी कहा जाता था इसको। एक और काम इसने कहा कि जो सामाजिक भेदभाव है, इन सामाजिक भेदभावों को समाप्त किया जाए। जैसा कि हमने बात भी की थी कि फ्रांस में इस समय समाज 3 भागों में बटा हुआ था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों को विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रिविलेज्ड क्लास, यानी जिन्हें विशेषाधिकार मिले हुए हैं। थर्ड एस्टेट किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के जो लोग थे, ये सारे के सारे जो लोग थे, इनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिले हुए थे, टैक्सेस देने होते थे और कोई रुतबा भी नहीं था समाज में। तो इस प्रकार के सामाजिक जो भेदभाव थे, इन सामाजिक भेदभावों को खत्म करने की बात तुर्को कहता है। इंग्लिश में आप लोग कहोगे सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बंद करने की बात इसने कही। तो ये सारे के सारे सुझाव जो थे तुर्को के थे। मुक्त व्यापार की नीति अपनाने की बात कर रहा था ये, फ्री ट्रेड पॉलिसी। खाद्यान्न व्यापार के ऊपर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाने की बात कर रहा था। गिल्ड सिस्टम या श्रेणी सिस्टम को समाप्त करने की बात इसने की है। कोरवी या बेगार प्रथा को समाप्त करने की बात की है। और जो सामाजिक भेदभाव हो रहे थे, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो थे, उनको खत्म करने की बात ये कर रहा है। खास तौर से सामाजिक भेदभाव को खत्म करने की बात ये कर रहा था। और जैसे ही सामाजिक भेदभाव जो थे, सामाजिक भेदभाव से मतलब यहां पर यह था कि समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट जिसे हम लोग बोल रहे थे क्लर्जी क्लास, और ये नोबल क्लास, और ये कॉमनर्स, जन सामान्य, इन दोनों को विशेष अधिकार मिले हुए थे। और ये विशेष अधिकार ही सामाजिक भेदभाव का कारण थे। राजा के ऊपर इन लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो जैसे ही तुर्को ने सामाजिक भेदभाव समाप्त करने की बात कही, इन दोनों ने ही, यानी क्लर्जी क्लास के लोगों ने और नोबल क्लास के लोगों ने इसका विरोध किया और तुर्को को हटाने की बात उन्होंने कही। तो इस तरह से जो एक वित्त मंत्री इन्होंने नियुक्त किया था, उस वित्त मंत्री को हटाने की बात हो चुकी थी। इसी तुर्को ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं 4 सूत्री कार्यक्रम दिया था इसने। इस 4 सूत्री कार्यक्रम के 4 आधार थे, 4 चीजें थी। एक था नए कर नहीं,
नए ऋण नहीं, दिवालिया नहीं, और चौथी चीज थी राज्य के खर्चों में कमी। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तुर्गो ने अपना 4 सूत्री कार्यक्रम दिया। इसके 4 आधार, 4 बातें थी। नए कर नहीं, नए टैक्सेस, न्यू टैक्सेस लागू नहीं करना है, क्योंकि जनता के ऊपर सरकार इससे पहले क्या कर रही थी, जैसे ही खर्चा बढ़ता था उन खर्चों की पूर्ति के लिए, हमने पहले भी बात की है कि फ्रांस की सरकार या फ्रांस का जो राजा था वो आय के हिसाब से व्यय नहीं कर रहा था, बल्कि व्यय के हिसाब से आय तय करते थे। खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो टैक्स बढ़ा दिए जाते थे, नए नए कर जनता के ऊपर लागू कर दिए जाते थे। यहां पर तुर्गो ने कहा कि जनता के ऊपर पहले से टैक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें नए टैक्स लागू नहीं करने हैं और फिर भी हमें आर्थिक सुधार करने हैं। हमारे ऊपर ऋण पहले से बहुत ज्यादा है। इस समय फ्रांस के ऊपर ऋण बहुत बढ़ चुके थे और राज्य की आय का बहुत बड़ा भाग इन ऋणों का ब्याज चुकाने में जा रहा था, जो कि राजकोषीय घाटे का एक मुख्य कारण बना हुआ था। इसलिए वो कहता है कि अब नए ऋण नहीं लेने हैं, जो ले रखे हैं वहां तक ठीक है, इनको हम लोग चुकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन नए हमें नहीं लेने हैं। दिवालिया नहीं, नो बैंकरप्टी, यानी किसी भी प्रकार से हम दिवालिया नहीं होना चाहते हैं। दिवालिया का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब सब कुछ बिक जाए और कुछ बचे ही नहीं, जब नहीं चुकाया जाए, उस स्थिति को हम लोग दिवालिया कहते हैं। यानी चुकाने के लिए कुछ बचा ही नहीं हो, वो स्थिति दिवालिया हो गई। और इसके साथ साथ में हमें जो राज्य में या राज्य के द्वारा जो विलासिता पर खर्च किया जा रहा है, राजा, राज परिवार, उसके संबंधित जो लोग हैं, नोबल क्लास के लोग हैं, क्लर्जी क्लास के जो लोग हैं, वो सब लोग जो खर्च कर रहे हैं, अनाप शनाप जो खर्च कर रहे हैं, इन खर्चों में कमी लानी होगी। स्पेशली राजा और राज परिवार के ऊपर जो खर्च हो रहा था, इस खर्चे को कम करना होगा। तो उसका ये 4 सूत्री कार्यक्रम था। ये 4 सूत्री कार्यक्रम कहीं ना कहीं जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे उनके लिए थोड़ा सा अटपटा था, क्योंकि एक तो सामाजिक भेदभाव को खत्म करने की बात तुर्गो कर रहा था और 4 सूत्री कार्यक्रमों में वो राज्य के खर्चे में भी कमी कर रहा था, नए टैक्स लगाने के लिए मना कर रहा था। इन लोगों ने, जो रानी के कृपा पात्र थे, जो रानी की चापलूसी करते थे, ये सारे के सारे लोग रानी के पास में जाते हैं, तुर्गो की शिकायत करते हैं, क्योंकि वो ना अपने विशेषाधिकार छोड़ने के फेवर में थे और राज्य के खर्च में कमी होती तो उनको आनंद में कमी हो रही थी। इसलिए वो रानी को भड़काते हैं और रानी के दबाव में आकर तुर्गो को हटा दिया जाता है। तुर्गो को हटाकर एक नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया और वो था नेकर। नेकर अलग चीज है भैया, अपना वाला वो नेकर नहीं है। क्यों मनु? ये वो नेकर नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। आदमी का नाम ही नेकर है, जैक्स नेकर, जो एक बैंक कर्मी था। 1776 में इसको वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था और 1781 तक ये वित्त मंत्री रहा। नेकर खुद बैंक कर्मी था, बैंक में काम करता था, पहले बैंक में काम करता था, तो आर्थिक मामलों का अच्छा ज्ञाता भी था, ये अच्छी जानकारी रखता था। नेकर ने तुर्गो के सब सुझावों को माना सिवाय एक सुझाव के, क्योंकि जो सुझाव थे उसके, वो सुझाव थे उसके नए कर नहीं लेने हैं, नहीं लगाने हैं, सॉरी, नए ऋण नहीं लेने हैं, दिवालिया नहीं होना है, राज्य के खर्चों में कमी करनी है। इसने एक को नहीं माना और वो एक था नए ऋण नहीं, क्योंकि नए ऋण लेने पड़ेंगे इसके समय। क्यों लेने पड़ेंगे? ये वो समय है जिस समय अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस इस समय चल रहा था
और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से फ्रांस का लेना देना क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में हमने पढ़ा था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की सेनाएं लाफायते के नेतृत्व में अमेरिका की ओर से लड़ रही थी, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, इंग्लैंड की सेना के खिलाफ लड़ रही थी। तो जब फ्रांस की सेना यहां पर लड़ रही है तो इंग्लैंड उस समय बहुत शक्तिशाली देश था, तो फ्रांस इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है अमेरिका के बहाने से। युद्धों में बहुत सारा खर्चा हो रहा था, और जब बहुत सारा खर्चा हो रहा था तो इस समय इन खर्चों के लिए नए ऋण तो लेने पड़ेंगे। इसलिए नेकर ने तुर्गों के वो सारे प्रस्ताव माने हैं, सिवाय एक प्रस्ताव को छोड़कर कि कोई नए ऋण नहीं लेने हैं, क्योंकि इसने कहा कि नए ऋण तो लेने पड़ेंगे। इस बात को वो एक्सेप्ट करता है कि नए ऋण लेंगे। इसी प्रकार से इसने एक बात और बोली जो कहीं ना कहीं तुर्गो भी बोलता है, जैसे तुर्गो बोलता है कि सामाजिक भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा। तुर्गो सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो थे उनको एलिमिनेट करने की बात कर रहा था। ये उसी बात को थोड़ी दूसरे तरीके से बोलता है कि हमें सभी पर समान रूप से कर लगाने होंगे, या इसका मतलब यह हो गया कि जो कुलीन वर्ग है इसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए, तब तक स्थिति में सुधार नहीं आएगा। जिसमें फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग जो थे, तो सबके ऊपर टैक्स लगाने की बात इसने कह दी। केवल किसानों के ऊपर टैक्स ना हो, या केवल थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर टैक्स ना हो, टैक्स फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के ऊपर भी लगना चाहिए, यह बात इसने इसमें कही। जैसे इसने सभी पर समान रूप से कर लगाने की बात कही, कुलीन वर्ग के लोगों ने या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो था इसने इसका विरोध किया। इंग्लिश में आप इसको बोल दोगे प्रिविलेज्ड क्लास। जिनको विशेष अधिकार मिले हुए थे, इन्होंने विरोध किया। साथ में एक नया कर, स्टाम्प कर, स्टाम्प टैक्स या स्टाम्प ड्यूटी लगाने की बात इसने कही। अब इनके अलावा राज्य के जो खर्च थे, उन राज्य के खर्चों में कटौती करने की बात भी नहीं करनी कही। तो इससे जो प्रिविलेज्ड क्लास के जो लोग थे, या हम ये कह सकते हैं विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो लोग थे, ये नाराज हुए और इन लोगों ने एक बार फिर से राजा से शिकायत की, और शिकायत में वही था कि नेकर को हटाया जाए। नेकर ने एक काम अच्छा कर लिया था, जितने समय ये रहा उतने समय में इसने राज्य का आय और व्यय, इसका विवरण तैयार कर लिया था। यह इसका स्पेशल काम था। जितने दिन ये वित्त मंत्री रहा, फाइनेंस मिनिस्टर रहा, तो उसने क्या किया कि राज्य के आय और व्यय का विवरण इसने तैयार कर लिया, और जैसे ही इसको हटाया गया ये सारा विवरण इसने पब्लिक को बता दिया कि फ्रांस में या फ्रांस के राज्य की राजा की इनकम कितनी है और खर्चे कितने हैं, और ये खर्चे कैसे कैसे हो रहे हैं। विलासिता पर, बिना मतलब की चीजों पर कितना खर्च हो रहा है, सामंतों को कितना पेमेंट दिया जा रहा है, उनकी पेंशन के रूप में कितना पेमेंट दिया जा रहा है, बिना मतलब के जो खर्चे हो रहे थे वो कितने हो रहे थे। ये सारी चीज नेकर ने जनता के सामने रख दी। यानी जनता को पहली बार पता चला कि फ्रांस के पास में धन खूब है, इनकम खूब है, लेकिन वो बेकार के कामों में खर्च हो रहा है। इस बात का पहली बार पता चला। तो ये दूसरा जो वित्त मंत्री था वो नेकर था, और नेकर के खिलाफ भी वही बातें उठी। रानी के दबाव में आकर एक बार फिर से नेकर को हटाना पड़ा। तीसरा जो वित्त मंत्री अब की बार बनाया गया वो बनाया गया कैलोन।
पहला वित्त मंत्री अपने तुर्गो था, उसके बाद में दूसरा वित्त मंत्री अपना नेकर हो गया था, जिसके ये सारे के सारे जो काम थे वो आपके सामने आई गए हैं। और तीसरा वित्त मंत्री जो है वो है केलोन। केलोन के समय तक आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई थी। नए ऋण लेने की बात यह भी करता है, इसने ना केवल नए ऋण लिए बल्कि इसने ब्याज दर भी बढ़ा दी, क्योंकि अब कम ब्याज दर पर फ्रांस की सरकार को या राजा को लोन नहीं मिल रहे थे। कुछ समय बाद में लोन मिलना ही बंद होने लग गए। लोग लोन लेना ही नहीं देना चाहते थे, ऋण यानी उधार नहीं देना चाहते थे राजा को, तो लोन मिलने बंद हो गए। और अब केलोन ने राजा को, जो राजा था लुई 16, इसको सलाह दी कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थितियां तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि विशिष्ट लोग, विशेषाधिकार प्राप्त लोग, प्रिविलेज्ड क्लास के लोग साथ ना देंगे। इसलिए प्रिविलेज्ड क्लास यानी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के जो लोग हैं, पादरी वर्ग के लोग हैं, सामंत वर्ग के लोग हैं, इन सबको बुलाया जाए, इनकी एक मीटिंग बुलाई जाए। लुई 16 ने विशिष्ट लोगों की एक सभा बुलाई। इस सभा में लगभग 145 प्रिविलेज्ड क्लास के लोग शामिल थे और मीटिंग में वही बात कही गई कि सबको समान रूप से टैक्स देना पड़ेगा। और भी खूब सारे प्रस्ताव केलोन के द्वारा रखे गए। स्पेशली सभी को समान रूप से कर देने की बात इसमें कही गई कि जब तक प्रिविलेज्ड क्लास के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तब तक फ्रांस की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती, क्योंकि थर्ड एस्टेट पहले से ही इतने टैक्सेस दे रही है कि वो टैक्स देने के काबिल है ही नहीं अब। इसलिए ये बात उठाई गई और जैसे ही प्रिविलेज्ड क्लास पर टैक्स लगाने की बात कही गई, विशिष्टाधिकार प्राप्त वर्ग के ऊपर टैक्स लगाने की बात कही गई, एक बार फिर से विशिष्टाधिकार प्राप्त वर्ग ने या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने केलोन का विरोध किया और अब राजा को केलोन को भी हटाना पड़ा। एक और वित्त मंत्री को हटा दिया गया था और लास्ट में जिसे वित्त मंत्री बनाया गया, यह रानी का कृपा पात्र था, रानी का जानकार आदमी था। लगभग 1 साल तक ये वित्त मंत्री रहा, इसे वित्त मंत्री बनाया गया। और ब्रीन के भी लगभग वही सुझाव थे कि सभी वर्गों के ऊपर समान रूप से टैक्स लगाया जाए और यदि नहीं लगाया गया तो किसी भी तरह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता। इसने एक नए टैक्स की बात की थी। यहां पर शायद मैंने नेकर में नया टैक्स बताया था, स्टाम्प कर, यह यहां नहीं होगा। नया टैक्स लगाने की जो बात कही थी वो कही थी ब्रीन ने सभी पर समान रूप से टैक्स और एक नया टैक्स लगाने की बात की और वो नया टैक्स था स्टाम्प टैक्स, स्टाम्प कर। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के ऊपर भी कर लगाने की बात इसने कही। एक बार फिर से फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों ने विरोध किया और जब इन लोगों ने विरोध किया तो राजा अब मानने की स्थिति में था नहीं और राजा ने नए टैक्स लगाने की घोषणा कर दी, स्टाम्प टैक्स लगाने की घोषणा कर दी। अब हमने एक बात पहले पढ़ी थी, एक संस्था होती थी पार्लमा, जिनकी संख्या 13 होती थी। राजा का कोई भी आदेश लिखने का काम करती थी पार्लमा, यानी पार्लियामेंट या पार्लमा। राजा ने नया टैक्स लगाने के लिए, यह स्टाम्प टैक्स जो था, यह लगाने के लिए पार्लमा को आदेश दिए कि मैं आदेश दे रहा हूं उनको रजिस्टर किया जाए। राजा के आदेशों को रजिस्टर करने का, पंजीकृत करने का काम पार्लमा करती थी। और इनमें भी सबसे शक्तिशाली, हमने पहले बात की थी, पेरिस की पार्लमा होती थी। तो राजा ने यह नया टैक्स लगाने के लिए पेरिस की पार्लमा को कहा और पेरिस की पार्लमा ने
राजा के इस प्रस्ताव को रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि पेरिस की पार्लियामेंट ने साफ साफ ये कहा कि ये नया कर है, एक नया टैक्स है, और टैक्स लगाने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं होता, या कोई भी नया कर लागू करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं होता है। राजा ने पूछा फिर किसको होता है? तो पार्लियामेंट ने, पेरिस की पार्लियामेंट ने बताया कि नए कर लगाने का अधिकार केवल एक संस्था को होता है, और वो है एस्टेटस जनरल, जिसकी भी हमने पहले बात की है। एक बार फिर बता देता हूं, एस्टेटस जनरल फ्रांस की, पूरे फ्रांस की एक प्रतिनिधि सभा होती थी, जिसके अधिवेशन किंग फिलिप के समय से शुरू होते हैं, 1302 ईस्वी के आसपास से शुरू होते हैं, और अनियमित तौर पर 1614 तक चलते रहते हैं। और ये जो एस्टेटस जनरल के अधिवेशन चल रहे थे 1614 के बाद में बंद हो गए थे, और अब नया टैक्स इसको लगाना है राजा को, लुईस 16वें को, तो एस्टेटस जनरल का अधिवेशन इसको बुलाना पड़ेगा, अदरवाइज किसी भी स्थिति में ये नया टैक्स लगा नहीं सकता। इस समय तक, क्योंकि 1614 में लास्ट बार एस्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था, लगभग 175 साल हो चुके हैं। एस्टेटस जनरल के अधिवेशन किस तरह से चलते हैं, इसके किस किस प्रकार के जो सदस्य होते हैं, कैसे कैसे चुने जाते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, वो सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं थी। और अब एक बार फिर से एस्टेटस जनरल की आवश्यकता पड़ी, और राजा को एस्टेटस जनरल के इलेक्शन कराने की घोषणा करनी पड़ी। तो 1788 में राजा ने एक बार फिर से एस्टेटस जनरल के चुनाव कराने की घोषणा की गई, और ब्रीन को हटाकर एक बार फिर से नेकर को वित्त मंत्री बनाया गया। एक कहानी हो गई यहां तक, यानी बार बार राजा जो था वो वित्त मंत्री बदल रहा था किन्हीं कारणों से। सबसे पहले उसने जिसको वित्त मंत्री बनाया वो था तुर्गो। तुर्गो ने कौन कौन से काम किए उनकी हमने बात कर ली है। 4 सूत्री कार्यक्रम उसने रखा था, 4 सूत्री कार्यक्रम में क्या क्या था उसकी भी हमने बात कर ली है। नेकर जो एक बैंकर था, सभी पर समान कर लगाने की बात करता है, यानी कुलीन वर्ग के ऊपर भी ये कर लगाने की बात करता है स्पष्ट भाषा में। यहां पर शायद वो पढ़ा दिया था कि इसने एक नया कर स्टाम्प कर लगाने की बात कही थी, तो वो उसको आप ब्रीन में रखना है, क्योंकि इसने ये काम नहीं किया था। आय व्यय का ब्यौरा रखो, इसने तैयार करवाया, और आय व्यय का ये जो विवरण था, ब्यौरा जो था, ये सारा का सारा पब्लिक के सामने लाने का काम नेकर करता है। इसको हटा दिया गया। उसके बाद में केलोन, केलोन नए ऋण लेता है, ब्याज दर भी बढ़ाता है, लेकिन अब नए ऋण मिलना बंद हो जाते हैं। विशिष्टों की सभा बुलाई जाती है, इस सभा में लगभग 145 सदस्य होते हैं, और इन लोगों ने केलोन के प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि केलोन भी सभी वर्गों के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहा था, जिसमें कुलीन वर्ग के लोग या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोग जो थे, प्रिविलेज्ड क्लास जो थी, वो भी शामिल थे। इसलिए केलोन को हटा दिया गया। केलोन को हटाने के बाद में ब्रीन को वित्त मंत्री बनाया गया, और ब्रीन रानी का कृपा पात्र भी था। इसने भी सभी के ऊपर समान रूप से टैक्स लगाने की बात कही, जिसका एक बार फिर से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग लोगों ने विरोध किया। और ये जो स्टाम्प टैक्स, जो एक नया टैक्स के रूप में लागू करने की बात की गई, राजा ने इस सभा को भंग किया, और भंग करने के बाद में जो स्टाम्प टैक्स था वो पेरिस की पार्लियामेंट के पास में लागू करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए भेज दिया था। अब जो नया कर था वो लागू करने के लिए पेरिस की पार्लियामेंट मना कर देती है, और पार्लियामेंट ये बताती है कि नए टैक्स लगाने के अधिकार केवल और केवल एस्टेटस जनरल को है। 1788 में राजा ने एक बार फिर से एस्टेटस जनरल के चुनाव करवाने की घोषणा की, और न केवल चुनाव करवाने की घोषणा की, बल्कि ब्रीन को हटाकर राजा ने नेकर को एक बार फिर से वित्त मंत्री बनाया। अब यहां से जो घटनाक्रम चलेगा उसमें हमें कुछ तारीखें याद करनी होगी, कुछ स्पेशल डेट्स होगी, उन डेट्स में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, हम उन घटनाओं की बात करेंगे।
किसी प्रकार से एस्टेटस जनरल जो था, एस्टेटस जनरल के चुनाव करवाए गए। एस्टेटस जनरल की स्थिति ये थी, इसमें 3 प्रकार के सदस्य होते थे। एक होते थे फर्स्ट एस्टेट, एक दूसरे सदस्य होते थे सेकंड एस्टेट, और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में सामंत वर्ग के लोग होते थे, सेकंड एस्टेट में पादरी वर्ग के लोग होते थे, और थर्ड एस्टेट में सामान्य वर्ग के सदस्य होते थे। इसमें व्यवस्था ये थी कि राजा ने जब ये चुनाव करवाए थे 1788 में, तो थर्ड एस्टेट के सदस्यों की संख्या इन दोनों के बराबर कर दी थी। यानी हम ये कह सकते हैं लगभग इसके सदस्य थे 300, इसके सदस्य थे 300, और इसके सदस्य इन दोनों के बराबर थे, यानी लगभग 600। इनमें भी कुछ सदस्य जो होते थे, जैसे फर्स्ट एस्टेट, हालांकि सामाजिक स्थिति में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी क्लास होती है, लेकिन यहां पर फर्स्ट एस्टेट में सामंत वर्ग के लोग या सदस्य शामिल होते हैं। इनमें भी कुछ लोग, कुछ इनमें से सहानुभूति थर्ड एस्टेट के सदस्यों के प्रति होती थी। अगर इन तीनों को साथ में बैठाकर वोटिंग करवाई जाए, क्योंकि लगभग पूरे सदस्य हो गए लगभग 1200, तो थर्ड एस्टेट का कोई भी प्रस्ताव पारित हो सकता था, क्योंकि 600 सदस्य ये खुद है, और इन 600 में से कम 300 सदस्यों की सहानुभूति इनके साथ में होती थी। अगर इन 1200 सदस्यों को एक जगह बैठाकर एक साथ वोटिंग करवाई जाए, तो निश्चित मात्रा में जैसा थर्ड एस्टेट चाहे वैसे काम हो सकते थे। लेकिन फ्रांस में स्थिति ऐसी नहीं थी। यहां पर स्थिति यह होती थी कि एक वोट इसका मानते थे, एक वोट इसका मानते थे, और एक वोट इसका मानते थे। चाहे यह 600 सदस्य हो, लेकिन इस सदन का एक वोट मानते थे, एक वोट इसका, एक वोट इसका। तो कुल मिला के जिसके फेवर में, किसी भी प्रस्ताव के फेवर में 2 सदन यदि हो गए, तो उनके 2 वोट हो गए, और ये दोनों हमेशा कोई भी वोटिंग करते थे वो एक तरफ किया करते थे, क्योंकि दोनों को विशेष अधिकार मिले हुए थे, और थर्ड एस्टेट को विशेष अधिकार मिले हुए नहीं थे। और यदि विशेषाधिकारों को छीनने की बात होगी, तो ये दोनों हमेशा अपनी विशेषाधिकारों को बचाने के लिए वन साइडेड वोट करेंगे, और एक मिलकर 2 वोट इनका हो जाएगा। और ये चाहे 600 नहीं, अगर 6000 भी हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट इस पूरे सदन का एक माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये चुनाव शुरू हुए, और इस व्यवस्था को लेकर जो दिक्कतें थी, वो दिक्कतें इसकी पहली बैठक के साथ में शुरू हो जाती है। चुनाव होने के बाद में राजा ने इसकी पहली बैठक बुलाई एस्टेटस जनरल की, और यह पहली बैठक बुलाई 5 मई 1789। पहली बैठक बुलाई गई, और पहली बैठक की शुरुआत के साथ में ही विवाद भी शुरू हो गए। विवाद इस बात को लेकर थे कि थर्ड एस्टेट के जो सदस्य थे, ये वाले जो सदस्य थे, इनकी डिमांड ये थी कि तीनों सदनों की संयुक्त बैठक हो, तीनों एक जगह बैठे, और तीनों एक जगह बैठने के बाद बहुमत से डिसीजन ले। कोई भी डिसीजन लेना है, प्रस्ताव पारित करना है, तो वो बहुमत से होना चाहिए, ना कि इस वाली व्यवस्था के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस बात को लेकर यहां पर विवाद शुरू हो गया। किसी प्रकार से 5 मई वाला जो अधिवेशन था या जो शुरू हुआ था, वो कंप्लीट हुआ, और कुल मिला के यहीं से विवादों की शुरुआत हुई। और ये विवाद राजा और थर्ड एस्टेट के बीच में चल रहे हैं, और स्पेशली जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं कि संयुक्त बैठक को लेकर इन्होंने डिमांड उठा दी। 5 मई के बाद में लगभग अगले 4-5 सप्ताह तक ये इस बात को, इस डिमांड को उठाते रहे कि कोई भी प्रस्ताव यदि पारित करवाना है तो तीनों की संयुक्त बैठक हो, और उसके बाद में बहुमत से फैसला लिया जाए, न कि एक सदन का एक वोट। और 17 जुलाई
सॉरी 17 जून 1789 को इस थर्ड एस्टेट ने स्वयं को नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और यह भी घोषित कर दिया कि फ्रांस की जनता की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था कोई है तो वो थर्ड एस्टेट के सदस्य हैं, क्योंकि फर्स्ट एस्टेट नोबल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड एस्टेट क्लेर्जी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द कॉमनर्स जो थे, जो जन सामान्य था, सामान्य वर्ग के जो लोग थे, उनमें से जो चुनकर आए थे वो सदस्य थर्ड एस्टेट के थे। जिस समय चुनाव हुए थे उस समय इस थर्ड एस्टेट के लोगों को या इनके सदस्यों को सामान्य जनता ने काहिया भी देकर भेजे थे, यानी जो शिकायत पत्र देके भेजे थे, राजा से जिन सुधारों की अपेक्षा जनता करती थी वो काहिया कहलाया करते थे। वो शिकायत पत्र जो थे इन लोगों को देकर भेजे थे जो थर्ड एस्टेट के लिए मनोनीत किए गए थे या निर्वाचित किए गए थे। तो कुल मिला के अपने आप को जनता का एकमात्र प्रतिनिधि सभा घोषित कर देती है थर्ड एस्टेट, और विवाद और ज्यादा गहराता जाता है। यानी नेशनल असेंबली के नाम से 17 जून 1789 को थर्ड एस्टेट अपने आप को घोषित कर देती है। 20 जून 1789 को थर्ड एस्टेट या अब ये जो है वो नेशनल असेंबली हो चुकी है। नेशनल असेंबली के लोग सभा करने के लिए महल पहुंचे। वर्साई के महलों में ये मीटिंग्स चल रही थी। जब जिस जगह मीटिंग हो रही थी उस सभागार पहुंचे ये लोग, तो सभा कक्ष के ताला लगा हुआ था। इन्होंने आसपास में जो गार्ड वगैरह जो थे उनको बुलाया, उनको पूछा कि आज सभा कक्ष के ताला क्यों लगा हुआ है। तो गार्ड ने कहा कि 23 जून को राजा का कोई विशेष कार्यक्रम है, उत्सव है, उसकी तैयारियां चल रही है, इस कारण से इसका ताला लगा हुआ है। ये लोग समझ चुके थे कि राजा हमारे कार्यों को किसी प्रकार से डिस्टर्ब करना चाहता है, हमें काम नहीं करने देना चाहता। कुछ समय के लिए इन लोगों में उदासी छा गई। ये सारे लोग उदास हो गए कि किस प्रकार से हमारे काम होंगे, हमारी डिमांड्स को नहीं सुना जा रहा है, माना नहीं जा रहा है। लेकिन उसी समय इनमें से एक सदस्य था मोनियर। मोनियर के प्रस्ताव पर ये सारे के सारे लोग इस सभा कक्ष के बिल्कुल पास में ही एक टेनिस कोर्ट था, इस टेनिस कोर्ट में जाकर जमा हो गए। जहां पर टेनिस खेलते हैं वो टेनिस कोर्ट हो गया, और इस टेनिस कोर्ट में जाकर इन्होंने एक शपथ ली। और शपथ जो थी वो ये थी कि राष्ट्रीय सभा ये सुनिश्चित करती है कि हम कभी अलग नहीं होंगे। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, उसे सुदृढ़ नींव पर स्थापित नहीं कर दिया जाता, तब तक जब भी और जहां भी परिस्थितियों के अनुसार हम एकत्रित होते रहेंगे। इस प्रकार की शपथ ये इस टेनिस कोर्ट के मैदान में लेते हैं, इसलिए इसे कहा गया टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट ओथ। और यह घटना है 20 जून 1789 की। तो थर्ड एस्टेट जब सभा कक्ष के सामने पहुंचा, ताला लगा हुआ था, इसलिए टेनिस कोर्ट में जाकर जमा हुए और मोनियर के प्रस्ताव पर इन्होंने शपथ ली। उस शपथ को बोला गया था टेनिस कोर्ट की शपथ। अब 23 जून को राजा ने तीनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई।
और तीनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के बाद में राजा ने स्पष्ट कर दिया कि जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं दो वर्गों को, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को, वो ज्यों के त्यों बने रहेंगे। यानी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो विशेषाधिकार थे वो ऐसे कैसे बने रहेंगे, आप कभी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। एक और चीज राजा ने कही कि आगे से अलग अलग बैठेंगे और अलग अलग ही बातचीत होगी, अलग अलग ही वोटिंग होगी जैसे पहले होती आई थी। यह भी इसने कह दिया यहां पर। तीसरी चीज राजा ने यह कहा कि केवल करों पर बात करने के लिए, करों पर विचार विमर्श करने के लिए तीनों सदन एक जगह बैठ सकते हैं, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखें थर्ड एस्टेट के लोग कि एक तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो विशेषाधिकार है वो ऐसे कैसे बने रहेंगे, इनमें किसी प्रकार की काटछाट नहीं होगी। दूसरा, तीनों सदन अलग अलग बैठेंगे और अलग अलग ही वोटिंग करेंगे। केवल और केवल करों पर विचार विमर्श करने के लिए आप एक जगह बैठ सकते हो, यह बात बोलकर और राजा अधिवेशन जो चल रहा था, ये मीटिंग जो चल रही थी, इसको छोड़कर चला जाता है। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग भी राजा के बाद में चले जाते हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद में चले जाते हैं, लेकिन थर्ड एस्टेट के लोग अभी भी वहीं पर बैठे हुए रहते हैं। जब वो बैठे हुए रहते हैं तो कुछ दरबारी जो थे या जो वहां पर साख संभाल करते थे, उन्होंने आकर कहा कि मीटिंग खत्म हो गई है, आप चले जाइए। उसी समय एक सदस्य था जिसका नाम था मिराबो। मिराबो ने उस समय कहा था कि हम यहां जनता की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, कोई हमें हटा नहीं सकता। अगर हटाना है तो हम केवल और केवल बंदूक की नोक से हटेंगे, यानी जब तक हमें बंदूक की नोक से नहीं हटा दिया जाता हम लोग नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है और जनता के हम लोग प्रतिनिधि हैं। यह दरबारी राजा को जाकर बताता है कि थर्ड एस्टेट के जो सदस्य हैं, बाकी सब लोग जा चुके हैं सभागार से, सभा स्थल से, लेकिन थर्ड एस्टेट के लोग अभी भी जमे हुए हैं और वो हट नहीं रहे हैं। राजा ने इस समय कहा कि अगर वो बैठना चाहते हैं तो उन्हें बैठे रहने दो। इस घटना के 2 दिन बाद, यानी 25 जून 1789 को फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के बहुत सारे लोग थर्ड एस्टेट में शामिल हो गए, यानी ये भी थर्ड एस्टेट के साथ में हो गए, इनकी डिमांड्स के साथ में हो गए। जैसे हाल ही अपने देश में चल भी रहा है, रात को एक नेता पता नहीं कौन सी पार्टी का सदस्य होता है, सुबह दूसरी पार्टी में चला जाता है। रात को पता चलता है कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, सभी पर बीजेपी का नेता है वो कांग्रेस की पोस्ट, बीजेपी की पोस्ट कर रहा है, कांग्रेस का नेता कांग्रेस की पोस्ट कर रहा है, और सुबह उठकर पता चलता है वो बोलते हैं हमारा हृदय परिवर्तित हो गया है, और अब हम बीजेपी वाले बोलते कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस वाले बोलते हम बीजेपी में हैं, या कोई और भी पार्टी में चले जाते हैं। तो वैसे ही 2 दिन बाद में 25 जून को इन दोनों में से बहुत सारे सदस्य थर्ड एस्टेट में शामिल हो गए, और थर्ड एस्टेट में शामिल होते ही राजा के लिए दुविधा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब 27 जून के दिन राजा ने दबाव में आकर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के सदस्य भी थर्ड एस्टेट के साथ में हो गए थे, इसलिए राजा ने दबाव में आकर थर्ड एस्टेट की डिमांड को मान लिया। और थर्ड एस्टेट की सबसे बड़ी डिमांड थी संयुक्त बैठक, कि तीनों सदनों की संयुक्त बैठक हो, एक कंबाइंड सेशन हो, और इस कंबाइंड सेशन में तीनों के बहुमत से फैसला लिया जाए। इस डिमांड को राजा को स्वीकार करना पड़ा। यानी हम ये कह सकते हैं कि थर्ड एस्टेट के लोगों की पहली बहुत बड़ी विजय थी, या नेशनल असेंबली अब वास्तव में बहुत ताकतवर हो गई थी, क्योंकि इसके पास में 600 सदस्य पहले से हैं, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के कई सदस्य भी इसके साथ में हो चुके हैं। तो पहली जीत इनकी एक बहुत बड़ी जीत होती है यहां पर।
घटनाक्रम और आगे चलता है। 9 जुलाई के दिन 9 जुलाई के दिन नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा, और राष्ट्रीय सभा किसने घोषित किया था? थर्ड एस्टेट ने। राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया। यानी फ्रांस का संविधान बनाने का काम अब नेशनल असेंबली करेगी। तो संविधान सभा घोषित करने के बाद में इन्होंने संविधान बनाने का काम अपने हाथों में ले लिया। जैसे इसने संविधान बनाने का काम अपने हाथों में लिया, राजा के साथ टकरार और बढ़ी, और राजा और थर्ड एस्टेट के बीच में ये जो विरोध था ये बढ़ता जा रहा था। राजा ने 11 जुलाई के दिन नेकर को उसके पद से हटा दिया। नेकर की हमने बात की थी, जिसको 1788 में फिर से वित्त मंत्री बनाया गया था, ब्रीन के हटाकर। तो नेकर को न केवल वित्त मंत्री के पद से फिर से हटाया गया, बल्कि उसे देश छोड़कर चले जाने की आज्ञा दी गई, क्योंकि नेकर लोगों में लोकप्रिय था, और लोगों में लोकप्रिय होने के कारण प्रजा में इस बात को संकोच उठा कि शायद राजा जो है वो अब किसी प्रकार के अत्याचार और ज्यादा करेगा। थर्ड एस्टेट को भी ऐसा लगने लग गया था। जैसे ही 11 जुलाई को नेकर को हटाया गया, उसे देश छोड़कर चले जाने की आज्ञा दी गई, फ्रांस में परिस्थितियां और भी ज्यादा बदल रही थी, स्पेशली पेरिस की परिस्थितियां, जहां पर लोग अब किसी प्रकार के सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयारी भी करने लग गए थे। 14 जुलाई के दिन पेरिस की जनता हथियारों की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर घूम रही थी। यानी इनको ऐसा लग रहा था कि हमारे पास में हथियार होने चाहिए, राजा किसी भी समय अटैक कर सकता है अपनी सेना से। उसी समय किसने अफवाह यह फैलाई कि बास्तिल के दुर्ग में खूब सारे हथियार और गोला बारूद रखा हुआ है। अब इस पेरिस की जनता ने, बास्तिल पेरिस के निकट ही था, बास्तिल के दुर्ग पर हमला कर दिया। और बास्तिल के दुर्ग पर हमला करके इस किले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। नष्ट इसलिए किया गया क्योंकि बास्तिल का जो किला था, यह किला फ्रांस की जनता के लिए अत्याचार का प्रतीक था। और अत्याचार का प्रतीक इसलिए था क्योंकि राजनीतिक कैदियों को इसमें कैद करके रखा जाता था। खूब सारे राजनीतिक कैदी जिन्हें इसमें बंदी बनाकर रखा जाता था। कोई भी जो व्यवस्थाएं होती थी उनके खिलाफ आवाज उठाता था, उन लोगों को बास्तिल के किले में कैद करके रखा जाता था, जिनमें वोल्टेयर जो है, हमने पहले बात की वोल्टेयर की, वोल्टेयर को भी एक बार इसमें बंदी बनाकर रखा गया था। तो इस प्रकार से यह जो बास्तिल का किला जो था, यह अत्याचार का केंद्र था, और लोगों ने इस किले के ऊपर हमला कर दिया। इस किले के जो अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी गई, और इस किले में जो 7 कैदी थे, इन 7 कैदियों को आजाद करवाया गया। न केवल कैदियों को आजाद करवाया गया, बल्कि लोग वापस लौटते समय इस किले के पत्थर वत्थर या और भी कोई जो चीजें थी वो उठाकर ले गए। यानी कुल मिला के बास्तिल के किले का पतन हुआ, और बहुत से लोग, जैसे एक ब्रिटिश राजदूत थे
जिनका नाम था डोरसेट। डोरसेट ये कहते हैं कि ये एक ऐसी घटना थी जो राजा की शक्तियों को सीमित करने और जनता की शक्तियों को बढ़ाने वाली एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी, और वो घटना थी बास्तिल के दुर्ग का पतन। बास्तिल के दुर्ग के पतन की घटना केवल इतनी नहीं थी, बल्कि इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। और आज भी 14 जुलाई जो है फ्रांस के इतिहास में, या फ्रांस जो है अपना राष्ट्रीय दिवस जिस दिन मनाता है, वो राष्ट्रीय दिवस इसी 14 जुलाई के दिन मनाता है। इस घटना के घटित होने के बाद में एक और काम यह हुआ कि पेरिस में एक नगर पालिका सरकार, जिसे हम लोग बोल सकते हैं म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, की स्थापना की गई। पेरिस में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना की गई, और इसका जो मेयर था, ये मेयर बेली को बनाया गया। बेली के नेतृत्व में पेरिस में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, और नगर की सुरक्षा के लिए एक सेना का गठन किया गया, उसको बोला गया था नेशनल गार्ड। और इसका अध्यक्ष बनाया गया था लाफायते को, जो फ्रांस का सेनापति रह चुका है, और फ्रांस की सेना का अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व भी किया था इसने। पेरिस की म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना होने के बाद में अन्य स्थानों पर भी दंगे हुए, विद्रोह होने लगे, और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स की स्थापना होने लग गई। फ्रांस के राजकीय ध्वज के स्थान पर अब एक नया झंडा अपनाया गया, जो 3 कलर का था, रेड, व्हाइट और ब्लू। जिसमें आपने देखा होगा, फ्रांस का झंडा कभी देखना आप लोग, एक ब्लू लाइन होती है, एक रेड होती है, और एक बीच में व्हाइट होती है, तिरंगा होता है। अपना वाला तिरंगा अलग दिशा से होता है, अपने वाला इस तरह से होता है, इसमें इस तरह से होता है। यानी 3 कलर थे इसमें, लाल, सफेद और नीला कलर का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। यहां तक ये जो घटनाएं चल रही थी, अब ऐसा लग रहा था कि राजा के अधिकार लगभग लगभग खत्म हो जाएंगे, और राजा खुद भी बहुत ज्यादा बैकफुट पर था। हालांकि राजा इन चीजों को मानने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन कई बार उनके चापलूस उसको मानने नहीं देते थे। तो 14 जुलाई वाली घटना फ्रांस के इतिहास में, फ्रांस के क्रांति के इतिहास में बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। तो अब इसके बाद में 17 जुलाई को राजा खुद पेरिस आता है, और राजा ने इन सारे परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही पेरिस में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना होती है, अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह होते हैं, दंगे भड़क जाते हैं, और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अन्य स्थानों पर भी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स की स्थापना होती है। इस समय पूरे फ्रांस में अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा था। पूरे फ्रांस की स्थिति बड़ी अजीब सी थी, क्योंकि नई सरकार का गठन हो रहा था, लूटपाट मची हुई थी, और ऐसी परिस्थितियों में कई बार ऐसा होता भी है, जो असामाजिक तत्व होते हैं वो भी फायदा उठाते हैं, और वो भी अपना पूरा फायदा उठा रहे थे इन परिस्थितियों का। कुल मिला के यहां तक राजा ने इन परिवर्तनों को स्वीकार अवश्य कर लिया था, लेकिन अभी तक सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई। एक और घटना घटित होती है 4 अगस्त के दिन। जिसे सामाजिक क्रांति कहा गया है। हमने अभी बात की थी 14 जुलाई की घटना के बाद में, क्योंकि पेरिस में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना हो गई थी, और बास्तिल के पतन के बाद में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स की स्थापना हो रही थी।
अन्य क्षेत्रों में भी इस समय अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तो 4 अगस्त के दिन नेशनल असेंबली का जब अधिवेशन चल रहा था, सेशन चल रहा था, तो उस सेशन में नोवाइये नामक एक सामंत ने कहा कि फ्रांस में ये जो अराजकता की स्थिति फैली हुई है, इसका एकमात्र कारण कोई है तो वो हमारे विशेषाधिकार हैं। अगर हमारे पास में विशेषाधिकार नहीं होते तो फ्रांस की स्थिति इस प्रकार से नहीं होती। तो नोवाइया ने अपने विशेषाधिकारों को त्यागने की घोषणा की। पूरी रात अधिवेशन चला, लगभग 30 अध्यादेश इस समय पारित हुए और फ्रांस में इस दिन एक वर्गहीन समाज की स्थापना की गई, यानी सबने अपने अपने विशेषाधिकार लौटाने की बात कही, यानी अपने मन से अपने विशेषाधिकार उन्होंने त्याग दिए थे। तो यहां तक का जो घटनाक्रम था उसकी मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूं, क्योंकि यहां से आगे के घटनाक्रम की बात हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। हमने अभी तक बात की थी कि 4 वित्त मंत्री उसने नियुक्त किए थे आर्थिक परिस्थितियों को सुधार करने के लिए, लुईस 16 ने, लुईस 16 ने, तुर्गो, नेकर, कैलोन और ब्रीन। ब्रीन ने एक नया कर लगाने का प्रस्ताव राजा को दिया। ये सारे जो काम है आप अपने आप देख सकते हैं, समझ में आ गए होंगे। और नया टैक्स लगाने के लिए राजा ने पार्लियामा को कहा, पार्लियामा ने नया टैक्स लगाने के लिए मना कर दिया कि नए टैक्स हम नहीं लगा सकते, ये अधिकार केवल और केवल एस्टेटस जनरल को है। इसलिए 1788 में एस्टेटस जनरल के इलेक्शन करवाए गए, उसका गठन किया गया। एक बार फिर से नेकर को वित्त मंत्री बनाया गया। एस्टेटस जनरल का किस तरह से गठन होता था, कितने कितने सदस्य थे, वो सारी चीज यहां पर आपको बता दी गई है। किस चीज को लेकर विवाद था वो आपको बता दिया है। पहली डेट आपको 5 मई याद रखनी है। 5 मई से इसकी शुरुआत होती है, एस्टेटस जनरल के अधिवेशन शुरू होते हैं, ठीक है, 175 साल बाद में। 17 जून को थर्ड एस्टेट जो था उसने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। 20 जून को नेशनल असेंबली के लोग जब सभा करने के लिए पहुंचते हैं तो सभा कक्ष के ऊपर ताला लगा हुआ देखकर मायूस हुए। पास में एक टेनिस कोर्ट के मैदान में गए, वहां जाकर मोनियन ने एक प्रस्ताव रखा जिसके तहत उन्होंने एक शपथ ली, जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। 23 जून को संयुक्त बैठक राजा ने बुलाई, लेकिन राजा ने स्पष्ट कर दिया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस्टेट के लोग अलग अलग बैठेंगे, अलग अलग बैठक करेंगे, अलग अलग ही वोट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो विशेषाधिकार है वो कभी समाप्त नहीं होंगे। हाँ, केवल करों पर विचार विमर्श करने के लिए तीनों सदन एक जगह बैठ सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा अधिकार इसने नहीं दिए थे। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग चले जाते हैं, लेकिन थर्ड एस्टेट के लोग बैठे रहते हैं। जब राजा को कहा गया या इन लोगों को आकर कहा गया कि आप लोग भी चले जाइए, तो मिराबो ने उस समय कहा था कि हम जनता की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुए हैं और जब तक हमें बंदूक की गोली से या बंदूक की नोक से नहीं हटा दिया जाता तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। राजा को जाकर कहा गया, राजा ने कहा वो बैठना चाहते तो बैठे रहने दो। फिर 25 जून को फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के बहुत से सदस्य थर्ड एस्टेट में शामिल हो गए, राजा के ऊपर दबाव बढ़ा और 27 जून को राजा ने संयुक्त बैठक के थर्ड एस्टेट के जो डिमांड थी, जो मांग थी, उसको मान लिया था। फिर उसके बाद में 9 जुलाई को नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय सभा या थर्ड एस्टेट ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया और अब फ्रांस का संविधान बनाने के जो राइट्स थे या जो काम था वो थर्ड एस्टेट ने अपने हाथों में ले लिया था। 11 जुलाई को राजा ने लोकप्रिय वित्त मंत्री नेकर को उसके पद से हटा दिया, ना केवल पद से हटाया बल्कि उसे देश छोड़कर चले जाने की भी आज्ञा दी थी, जिससे लोग नाराज हुए थे। लोग हथियारों की खोज में घूम रहे थे। 14 जुलाई को इन्हीं हथियारों की खोज में, गोला बारूद की खोज में उन्होंने बास्तिल का किला, जो एक गुलामी या हम ये कह सकते हैं कि अत्याचार का प्रतीक माना जाता था, उसके ऊपर अटैक किया, उसको नष्ट कर दिया, जिसे हम लोग बास्तिल के दुर्ग के पतन की घटना बोलते हैं। बास्तिल के दुर्ग के पतन के बाद में पेरिस में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे बेली, और पेरिस की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड नामक जो सेना का गठन किया गया था, जिसका मुखिया बनाया गया था लाफायते को। और पेरिस में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना होने के बाद में पूरे फ्रांस में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स के लिए प्रयास चल रहे थे, व्यवस्थाओं को खत्म किया जा रहा था, नई व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही थी, जिससे फ्रांस में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 17 जुलाई को राजा इन बदलावों को स्वीकार कर लेता है और 4 अगस्त 1789 को जब यह सभा चल रही थी तो सभा में कुछ जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो लोग थे उन्होंने अपने विशेषाधिकार त्यागने की घोषणा की थी। यहां तक की ये कहानी समझ में आई होगी, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।